बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए साल के साथ तमाम लोगों को मैं तो नए साल की खुशियाँ जो है मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस नए साल में जो भी अपने मकासद लेकर आगे बढ़ना चाहता है, अल्लाह ताला उसके तमाम उन मकासद में उसे कामयाब करे। आज का साल का पहला प्रोग्राम है और मेरी कोशिश होगी कि इस पूरे साल में जो मेरा तसलसल है सहाफ़ती ज़िंदगी का, और उसको मैं जारी रखूँ और प्रॉपर जिस तरह से क्रिकेट, स्पोर्ट्स और दीगर मतलब स्पोर्ट्स के अंदर जितनी भी खेलें हैं उन तमाम के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपडेट्स देता रहूँ। और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे चैनल के लिए दुआ कीजिएगा, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स के लिए, ताकि ये भी दिन रात तरक्की करें। और जिस तरह से आपको पता है कि मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर भी सामने आया है, और लोकल इवेंट्स के साथ साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हैं उनको भी हम लोग जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आज साल के पहले जो वीलॉग है उसकी जानिब बढ़ता हूँ मैं। गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खान अफरीदी ने जो दावा किया था कि वो बाबर आज़म को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात पर वो खामोश रहे कि खामोश नहीं रहे, उन्होंने दबे अल्फाज में अपनी बात का इजहार किया कि वो ख़ुद ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि बाबर आज़म कप्तान है या नहीं है, क्योंकि वो वनडे सीरीज़ के बाद अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितना सपोर्ट वो कर सकते थे। आगे जाकर हम बात करते हैं रमीज़ राजा के हवाले से। उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए, अपनी जब उन्हें पीसीबी चेयरमैन की सीट से उतारा गया तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए, और उन गिले शिकवों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी खुलकर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीसीबी ने नहीं किया, वो नजम सेठी साहब ने ही किया था जो कि मौजूदा चेयरमैन है, लेकिन उनकी प्रेस रिलीज़ जारी होती है तो वो फिर पीसीबी ऑफिशियल्स ही उसको जारी करते हैं। उसको इसके ऊपर भी बात करेंगे। और रमीज़ राजा साहब ने इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ों के इंकशाफात किए, सहाफ़ियों के ऊपर बड़ी इन्होंने तनकीद की है खुल के। क्या तनकीद की है, किस किस को आड़े हाथों लिया, वो बात करेंगे। उसके बाद वसीम और वक़ार, माजी में जो जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट थी उस हवाले से उन्हें सवाल किया गया तो उसमें भी उन्होंने बड़े खुलकर जो है वो दबंग अंदाज में ये बात की। मोहम्मद आमिर के हवाले से क्योंकि सवाल था तो फिर मैच फिक्सिंग थी तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कौन से सहाफ़ियों ने पसंद नहीं है और कौन से सहाफ़ियों को वो पैसे देते रहे, वो भी हम आपको बताएंगे। वो भी आगे जाके आप देखिएगा। बाबर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच ड्रॉ होने के बाद, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि वो कितने बहादुर हैं और क्या बहादुरी वाले उन्होंने फ़ैसला किया, उस पर बात कर लेते हैं। शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि वो पिचेस तेज़ बनाएंगे बनाएंगे लेकिन बाबर आज़म ने कहा कि पिचेस उनकी मर्ज़ी से बनती हैं और वो जैसी चाहते हैं उन्हें वैसी बना के दी जाती हैं। ये कोच और कप्तान कह रहे हैं। ये क्योंकि कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कोच का भी वही रद्द-ए-अमल सामने लेके आते, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रमीज़ राजा साहब के जो हालिया इंटरव्यू गुज़िश्ता 2-3 दिन में हुए हैं, उनमें उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशन जो हैं वो लगाए हैं, जिसमें अगर कोई क्रिकेट से बड़ी गहरा क्रिकेट को देख रहा है और दूर तक चीज़ों को जानता है, उनके लिए सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आई हैं। जिसमें सबसे पहले हम आपको वसीम अकरम और वक़ार यूनिस के हवाले से सुना देते हैं। जो आमिर के हवाले से सवाल किया गया कि मोहम्मद आमिर टीम में वापस आना चाह रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, लेकिन वसीम और वक़ार और आमिर के हवाले से उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। वो क्या आपके ख्याल में दे शुड हैव बीन बैंड? देखें जी, मेरे हिसाब से तो किसी के कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। नॉट वसीम अकरम आल्सो? एब्सोल्युटली। तो मैंने कहा अगर मैं उस वक्त डिसीजन मेकर होता मैं कभी ना आने देता। देखिए, रमीज़ राजा साहब कह रहे हैं कि अगर वो उस दौर में होते तो शायद वक़ार और वसीम को कभी भी ना खेलने देते, क्योंकि मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ कि रमीज़ राजा साहब बहुत सारे इवेंट्स के अंदर वक़ार और वसीम के साथ कमेंट्री करते रहे, और अगर क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ साल पहले भी उन्हें एक ओहदा दिया गया था तो तब भी वो क्रिकेट बोर्ड में एज ए CEO आए थे, तो तब भी उन्होंने काम किया था, तो तब भी वक़ार और वसीम टीम के साथ टच थे। लेकिन आप सीट से उतर गए, उसके बाद आपके अंदर इतना गुस्सा और इतनी नफरत है, ये समझ से बाहर है। ये बातें आपने तब क्यों नहीं की जब आप एज अ चेयरमैन जो पीसीबी को रन कर रहे थे? तो ये बातें आप तब भी कर सकते थे। तब भी आप कह सकते थे कि वसीम अकरम क्योंकि गाहे बगाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते रहे और किसी ना किसी तरीके से टच रहे, क्योंकि आपने अपने इंटरव्यू में एक और आकिब के बारे में बात की कि वो बहुत बातें करते हैं और बड़ा लताड़ते हैं पीसीबी के चेयरमैन को, तो लिहाजा वो हमसे सैलरी लेते हैं, हम उन्हें सैलरी देते हैं, तो लिहाजा कोई भी बंदा अगर पीसीबी के थ्रू वाया जाता है तो वो हमें तनकीद का निशाना नहीं बना सकता। तो वसीम अकरम भी वाया पीसीबी ही सैलरी लेते रहे, चाहे किसी भी फ्रेंचाइज से हो। वक़ार यूनिस भी किसी न किसी फ्रेंचाइज से रहते हैं, तो वाया पीसीबी ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करें तो वो भी वाया पीसीबी ही पैसा जाता है। सो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगाया। एक इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे थे, साफ़ियों के हवाले से बड़ी सख्त बात उन्होंने की है।
उन्होंने कहा कि 4-5 सहाफ़ी ठीक हैं, 2 को तो मैं पैसे भी देता रहा हूँ, और वो 2 के पैसे वो पूछ रहे जो एंकर थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। क्रिकेट के सहाफी गिने चुने 2-3 हैं जिससे आप बात कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे इनका व्यू जॉन्डिस्ड होता है, ये खरीदे जा सकते हैं, इनसे कोई बात नहीं आप कर सकते हैं। आप 4-5 को सिर्फ निकाल दें हमारे इस इकोसिस्टम में जो कि जर्नलिस्ट हैं, बट अदरवाइज तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा जी 4-5 सहाफ़ी निकाल दें, उसके बाद सारे के सारे बिकाऊ हैं। मैं इस बात को कंडेम्ड करता हूँ और खुली तौर पर, वाज़ह तौर पर कंडेम्ड करता हूँ। ये जो उन्होंने बात की है, ये उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मेरा ख़्याल से तो सहाफ़ती तंजीमों को उन्हें कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, उन्हें कहा ये बात साबित करें, और अगर वो साबित कर दें बात कुछ लोगों के ऊपर, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं। इतने बड़े सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही जाके, वो उन्होंने नजम सेठी के हवाले से बात की, और फिर साथ ही साथ उन्होंने माजिद भट्टी और याहिया हुसैनी के हवाले से बात की। दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को बड़ा देर से कवर कर रहे हैं। मैं अपनी टीम को कहूँगा दोनों ज़रा क्लिप्स चलाएं, और दोनों क्लिप्स में वो क्या कह रहे थे ज़रा बारी बारी सुन लेते हैं। जोड़ के, या मैं जिस तरह नजम सेठी करते हैं कि मतलब स्लिपरी होने की जरूरत नहीं है ना किसी को, फिर जाके आप बात कर सकते हैं ना। भी साहब हैं, दोनों ऑफ हैं, मगर मुझे ये पता है कि ये ब्लैकमेल जरूर करते हैं प्लेयर्स के लिए, एजेंडा बेस्ड अपना रिपोर्टिंग करते हैं जरूर। अच्छा जी, 2 बड़ी चीज़ें उन्होंने अहम की कि नजम सेठी जो है वो हाथ में ला लेते हैं। ये मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या करते हैं। मेरे साथ ऐसे कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया। हाँ, खड़े ज़रूर होते हैं, बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नजम सेठी के हवाले से भी एलिगेशंस, ये ना हो कि नजम सेठी उन्हें कोर्ट में ले जाएं। और दूसरी बड़ी बात, माजिद भट्टी और याहिया हुसैनी, इन दोनों का जियो से ताल्लुक़ है, और दोनों ही स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने उनको स्ट्रेट अवे ब्लैकमेलर कहा है। ये लाइंस जो एंकर थे उन्होंने बोली, और उसके बाद उन्होंने बोला कि लोगों से लेन देन करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं बाकायदा तौर पर। 2 लोगों के बारे में उन्हें पूछा गया कि आपने किसी को पैसे दिए? उन्होंने कहा हाँ, मैंने 2 लोगों को पैसे दिए हैं। फिर एंकर के बारे से एंकर ने उन्हें पूछा कि वो 2 लोग कौन हैं और आपने पैसे क्यों दिए? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको ज़रूरत थी तो पैसे दे दिए। तो फिर कहते हैं रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। तो फिर इसका मतलब है कि आप दोनों ही जुर्मदार हैं। कानून में भी ऐसे ही है कि अगर आप रिश्वत दे रहे हैं या रिश्वत, अब देखिए वो बहुत तेज़ है ना रमीज़ राजा साहब, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत थी। भाई उन्हें ज़रूरत थी तो आपने क्यों दिए? फिर आप आके टीवी में मत बोलें। अगर आप किसी पे एहसान करते हैं, अगर आपने किसी के साथ अच्छा काम किया है, तो फिर आपको टीवी पे आके बैठ के ये बात करने की ज़रूरत नहीं कि आपने किसी को ज़रूरत के वक्त उनका साथ दिया और उनको पैसे दिए। और फिर आपने एक जर्नलिस्ट को क्यों कोड किया कि आपने किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को पैसे दिए हैं? तो मैं अपनी तमाम उन जो सज्जाल ये जो और भी जितनी भी तंजीमें हैं, मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करूँगा, उन तमाम मेरे वो सीनियर हैं, कि प्लीज़ ये जो इतना बड़ा एलिगेशन आज लग चुका है आपके ऊपर, इसको किस तरह से आप कंडेम करेंगे और किस तरह से खुल के सामने आएंगे? कहीं रमीज़ राजा आएँ, उनका बाइकआउट करें, क्योंकि रमीज़ राजा साहब जब चेयरमैन थे तो वो भी बहुत सारे 1-2 दोस्त जर्नलिस्ट हैं, उनको नौकरियों पर उन्होंने रखवाया है। तो फिर इसका मतलब है कि वो भी एज ए रिश्वत के तौर पर क्या उन्होंने उन्हें रखवाया था? ये बहुत सीरियस बात है। मैं अपनी इस बात पर स्टैंड लूँगा, चाहे और कोई ले ना ले, क्योंकि रमीज़ राजा साहब अगर ये बातें कर रहे हैं तो फिर उन्हें कटहरे में लाना चाहिए कि वो ये बातें किस ब्याह पर कर रहे हैं। माजिद भट्टी और याहिया हुसैनी 2 बड़े नाम हैं, और इन दोनों को उन्होंने खुलकर कहा है कि ये ब्लैकमेलर्स हैं और प्लेयर्स के साथ पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अब माजिद भट्टी और याहिया हुसैनी के लिए मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके सहाफ़ती करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वो करते हैं ऐसे, अगर वो तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं हर आने वाले चेयरमैन को, ये उन्होंने अपनी बात मेरा ख्याल मुबैना तौर पर ये कोड की है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कराची में बैठे हुए जर्नलिस्टों को ये सोचना चाहिए कि क्या अगर उनके सीनियर दोस्तों के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं और वो कहीं पे भी आके कवर करेंगे, और ऑब्वियसली ये बात इंटरनेशनल मीडिया में भी जाएगी, और वो भी इन लोगों को जानते हैं। और बहुत सारे लोग पहले भी बातें करते रहे, लेकिन अगर आप इन बातों को कंडेम नहीं करेंगे, इन बातों के ऊपर माफ़ी नहीं मंगवाएंगे, तो फिर इन बातों के अगर आप खामोश रहते हैं इन बातों के ऊपर, तो मेरा ख्याल है फिर आप लोगों के ऊपर भी सवालिया निशान होगा। सीनियर लोग हैं, मैं तो खैर बहुत जूनियर हूँ, लेकिन आपको इन बातों का जवाब बिलाखिर देना पड़ेगा, वरना
जब भी आप मेरे जैसे जूनियर के सामने आएंगे या किसी और जर्नलिस्ट के सामने आएंगे तो फिर हम आपको किसी और निगाह से देखेंगे। सो इस बात को क्लियर करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो रमीज़ राजा साहब के जो ये तमाम एलिगेशंस हैं जिन जिन के ऊपर भी लगे हैं उन्हें इन बातों को क्लियर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी बाबर आजम की जानिब। बाबर आजम ने कल जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक तो जब 138 रन की लीड हुई पाकिस्तान की, जब दूसरी इनिंग पाकिस्तान ले रही, लास्ट आई थिंक 15 ओवर्स रह गए थे जो मैंडेटरी ओवर्स कहते हैं, उसमें उन्होंने चांस दिया न्यूजीलैंड को कि आए और वो उसको चेज़ करे। गालिबन वो ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि शायद ये चेज़ हो नहीं सकता और उनकी बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि वो शायद उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात का दावा करता हूँ, अगर वो 15 ओवर हो जाते तो जिस तरह से न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग शुरू की, एक खिलाड़ी तो उनका इब्तिदा में आउट हुआ, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, तो मैं आपको ज़रा तफसील बताता हूँ कि जो उनकी दूसरी इनिंग में उन्होंने जो रन्स किए थे वो गालिबन 61 रन उन्होंने बनाए थे। 7.3 ओवर वो अभी खेले थे और तकरीबन 8.3 ओवर का खेल अभी बाकी था, लेकिन लाइट कम होने के बायस उस खेल को अंपायर ने दोनों कैप्टन्स को पूछा, गो के न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स थे वो एग्री कर रहे थे कि वो इस लाइट में खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बाबर आजम और उनके जो फील्डर्स थे उन्होंने उस बात से एग्री नहीं किया। तो लिहाजा फिर दोनों को म्यूचुअल शायद अंपायर ने समझाया कि आप इस मैच को ख़त्म कर दें, तो वो मैच ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल किया गया कि आपने इनिंग डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा मैंने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया। तो ये ब्रेव डिसीजन नहीं था, ये बेवकूफ़ों वाला डिसीजन था कि आपको पता है कि 15 ओवर पड़े, अगर वो 15 ओवर पूरे हो जाते तो मेरा ख्याल है क्रिकेट की समझबूझ रखने वाले को पता है कि न्यूजीलैंड इस टारगेट को अचीव कर लेता। 15 ओवरों में 138 रन कोई मुश्किल काम नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने 7.3 ओवर में 61 रन बनाए और जो रन रेट था वो 8.13 का था, तो अगर वो 31 मिनट में 61 रन बनाए हैं और एक खिलाड़ी आउट हुआ है तो उनके लिए कोई मुश्किल लग नहीं रहा था। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और जो रूल्स है क्रिकेट के उन्होंने उनका साथ दिया और वो बच गए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबर आजम क्या कहते हैं, जरा आइए सुनिएगा कि मेरा फैसला क्या था। आप सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं और कभी कभी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ब्रेव डिसीजन लेने पड़ते हैं, ब्लो द बेल्ट आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं और चांस लेने पड़ते हैं। बाबर कह रहे हैं कि ब्रेव डिसीजंस लेने पड़ते हैं। गो के शाहिद खान अफरीदी ने भी उन्हें इस बात पर कहा कि वो अच्छा डिसीजन था, लेकिन ये अगर आपको एक मैच हरवा देते, आप ऑलरेडी वाइट वॉश हुए 3-0 से इंग्लैंड से, और उसके बाद अगर आप ये भी मैच हार जाते तो आप 5 मैच मुसलसल हार जाते लगातार टेस्ट मैचेस। तो मुझे लगता है कि बाबर को थोड़ा कप्तानी में और सीखना चाहिए, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। एज अ प्लेयर इज़ वेरी वेरी गुड, ही इज़ आई थिंक मैं कहता हूँ कि शायद ही वर्ल्ड में अभी कोई ऐसा प्लेयर होगा जो इनके बराबर का होगा। लेकिन बाबर आजम को कप्तान रहने देना और या नहीं रहने देना, शाहिद खान अफरीदी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वो कह चुके हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है, चेयरमैन पीसीबी का फैसला है। तो कोई भी चेयरमैन पीसीबी हो या कोई भी ऐसा सीनियर ऑर्गेनाइजर नहीं चाहेगा कि बाबर आजम क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छा है तो कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा है तो उसे टीम में रख एज ए कप्तान रहना चाहिए। मेरी तरफ से तो मुझे समझ में जितनी आती है कि वो कप्तान नहीं होना चाहिए, किसी और शख्स को इस जिम्मेदारी को सौंप देना चाहिए ताकि आप अपनी फोकस करें बैटिंग के ऊपर। फिर उसके बाद शाहिद खान अफरीदी तो पिचेस के ऊपर काम करें, बाबर आजम पिचेस के हवाले से क्या कहते हैं ये भी सुन लें। एज अ कोच और एज अ कप्तान हम बता सकते हैं कि हमें किस टाइप ऑफ विकेट चाहिए, वो हमें मिलती भी है। बाबर आजम कहते हैं कि हमारी मर्जी की पिचेस हमसे पूछ के बनाई जाती हैं, जो हम डिमांड करते हैं हमें वो पिच दी जाती है। तो फिर शाहिद खान अफरीदी साहब आप क्यों रौला डाल रहे हैं इतना कि तेज़ पिचेस बनाई जाएंगी? तो आपके कप्तान और कोच वो जो कहते हैं वो मिल रही हैं। इसका मतलब है आप जो पिचेस अब बनाएंगे वो कोच और कप्तान की मर्जी से नहीं बनाएंगे, चीफ सेलेक्टर की मर्जी से बनाएंगे। तो यहाँ पर भी एक मामला जो है वो मुझे तनाज़ा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पिचेस जो है वो बनेंगी सेलेक्टर की मर्जी से और कप्तान और कोच ये नहीं चाह रहे कि इस तरह की पिचेस बने, क्योंकि वो बैट्समैन है तो तेज़ पिचेस पर विकेट को बचाना और रन्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। फास्ट बॉलर को सूट करती हैं, जो फॉरेन फास्ट बॉलर हैं जो बाहर से आते हैं। मैं गोरो की अगर बात करूं तो वो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर स्विंग बॉलिंग करते हैं, तो मुश्किलात तो फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को होगी, क्योंकि बाबर आजम हमेशा कहते हैं
कि जो बैटिंग हमारी है वो स्ट्रेंथ है, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता कि पाकिस्तान में बैटिंग जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमने अगर पहली इनिंग की बात करें तो 400 रन, फिर दूसरे बाद हमारे जो प्लेयर आउट हुए थे दूसरी इनिंग में हमने डिक्लेयर की थी अपनी बारी, ऑलमोस्ट हमारी 9 प्लेयर आउट हुए थे और 8 खिलाड़ी आउट हुए थे, 311 के ऊपर हमने उसको डिक्लेयर किया था। और अगर ये पहले 2-3 विकेटें गिर जाती तो शायद हम एक टेस्ट और हार के बैठे होते, तो 1-0 से हम अगले टेस्ट मैच में जाते। अब देखना होगा कि शाहिद खान अफरीदी तेज़ विकेटें बनाते हैं और उसके बाद बाबर साहब अपनी, फिर मैं वही कहूँगा, बोंगियाँ मारने से बाज आएंगी या नहीं आएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, शाहिद खान अफरीदी ने जो कप्तानी के हवाले से बात की कि वो कप्तान रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, उनके पास ये इख्तियारात हैं या नहीं है, शाहिद खान अफरीदी ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, कप्तान हटाना नहीं हटाना ये मेरे सिलेक्शन कमेटी के हाथ में नहीं है। चेयरमैन के डिसीजंस होते हैं और चेयरमैन ये डिसीजन लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई प्लान नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मतलब कि कुछ चल रहा है। अगर आप इसी तरह से अपने बुरे डिसीजंस के ऊपर चलते रहेंगे और सिर्फ कप्तानी से ही हटाना ना, तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करना आपको कि बाबर को टीम से निकाल दें या बाबर कुछ कर नहीं सकते। बाबर को सिर्फ इतना करना है कि उसको कप्तानी से हटाना है, किसी अच्छे कप्तान को लेके आना है जो मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो, और बाबर को सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए स्कोर करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इनिंग्स खेले ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। सो ये बाबर आजम के हवाले से शाहिद खान अफरीदी ने कहा था। ये था हमारा नए साल का पहला एक तज्जिया क्रिकेट के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे साल में हम आपके साथ चलेंगे और आप हमारे वीलॉग्स को देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।